नमस्कार साथियों। आज हम चीनी साम्यवाद के प्रणेता माओ त्से-तुंग के बारे में विचार कर रहे हैं। माओ त्से-तुंग, जिन्हें माओ जेडोंग के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म 1893 में चीन के एक किसान परिवार में हुआ और इनकी डेथ बीजिंग में 1976 में हुई। आजीवन वे चीन के पुनर्स्थापना में एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में, विकसित राष्ट्र बनाने में लगे रहे और इस मामले में वे सफल भी हुए। माओ त्से-तुंग, जिन्हें माओ जेडोंग कहा जाता है, दे नॉन एज द फाउंडर ऑफ द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये जनवादी गणराज्य चीन के संस्थापक माने जाते हैं। माओ न केवल एक किसान थे, अपितु वे एक सैनिक के रूप में भी प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए व्यक्तित्व के धनी थे। माओ एक बड़े सिद्धांतकार थे। पढ़ने में इनकी बहुत रुचि थी। उच्च शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। ये क्रांतिकारी चिंतक थे और जिन्होंने चीन को एक ऐसा आधारभूत स्वरूप दिया जिसकी वजह से चीन, जिसे हम जानते हैं, एक ऐसे राष्ट्र के रूप में जो भारत के 2 साल बाद आज़ादी प्राप्त करता है अक्टूबर 1949 में, परंतु आर्थिक मामलों में और सामाजिक मामलों में वह भारत से 200 साल आगे है। आखिरकार ऐसा कैसे हुआ, ये हम माओ के चिंतन से समझ सकते हैं कि भारत, जो अभी भी एक विकासशील देश है, वह सामाजिक और धार्मिक कर्मकांड और रीति रिवाजों, अंधविश्वास और मूर्खतापूर्ण क्रियाविधियों में अपना पैसा खर्च करता है और समाज का समय खर्च करता है, जिसकी वजह से भारत को एक ऐसा देश माना जाता है जो अमीर देश तो है लेकिन इसमें गरीब लोग निवास करते हैं। इसका मतलब है कि सामाजिक और आर्थिक जो चेतना है वह वर्ग विशेष के द्वारा उसका दमन कर दिया गया है। इसकी वजह से लोग अपनी विवेकशीलता का, तार्किकता का प्रयोग नहीं कर पाते और जहाँ तक बात लीडर की रही, संस्थापकों की रही, उन्होंने भी इसमें कोई विशेष बदलाव नहीं किया है। तो आइए माओ के चिंतन के बारे में बात करते हैं। माओ जेडोंग चीन के एक लोकप्रिय नेता रहे हैं। इन्हें चीनी मार्क्सवादी सिद्धांतकार, चीनी सैनिक और स्टेट क्राफ्ट या स्टेट्समैन के नाम से जाना जाता है। माओ जीवन भर साम्यवादी क्रांतिकारी चिंतक रहे हैं और इन्होंने अनेक रिवोल्यूशनरी एक्टिविटियों में पार्टिसिपेट किया है। माओ का कन्फ्यूशियस की शिक्षाओं में विश्वास था, जिसी की बदौलत उन्होंने चीन को आर्थिक दृष्टि से एक समृद्ध देश में परिवर्तित कर दिया। माओ का विश्वास था कि किसान इस क्रांति के मसीहा हैं और यही मुख्य अंतर था जर्मन मार्क्सवाद या कार्ल मार्क्स के मार्क्सवाद में, लेनिन के लेनिनिज्म में और माओ के माओइज्म में। वह सर्वहारा के स्थान पर यहाँ किसानों को क्रांति का नायक मानता था। माओ कहते थे, जो हमारे लिए भी एक इम्पोर्टेंट कोट है, द वर्ल्ड इज ओवर्स, विश्व हमारा है, द नेशन इज ओवर, राष्ट्र हमारा है, सोसाइटी इज ओवर, समाज हमारा है, इफ़ वी डू नॉट स्पीक, यदि हम नहीं बोलेंगे, हु विल स्पीक, कौन बोलेगा, इफ़ वी डू नॉट एक्ट, हम कार्य नहीं करेंगे, हु विल एक्ट, कार्य कौन करेगा। ये बहुत ही प्रसिद्ध कोट है माओ का। साथ ही उसके साथ ही दूसरा और इम्पोर्टेंट कोटेशन माओ का है। माओ कहते हैं, पॉलिटिकल पावर ग्रो आउट ऑफ द बैरल ऑफ ए गन, राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। माओ ने पहली बार बड़े स्तर पर मे 4th मूवमेंट 1919 में पार्टिसिपेट किया। व्हाट वाज द मे 4th मूवमेंट 1919? आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार, ट्रीटी ऑफ वर्साई की शर्तों के तहत वह क्षेत्र जो जापान को दिया गया, उसका चीनियों ने विरोध किया और इस विरोध की गतिविधि में जो मुख्य नायक की भूमिका निभाने वाले थे वो माओ जेडोंग थे। चित्र में भी आप देख रहे हैं एक बंदूक के प्रशिक्षण, राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से कैसे निकलती है। माओ चीन के वे सिद्धांतकार थे जिन्होंने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के समय 1921 में पहली कांग्रेस यानी पहले सम्मेलन में भाग लिया। माओ जेडोंग, जिन्होंने
किसान आंदोलन प्रशिक्षण संस्थान में ट्रेनिंग प्राप्त की और सन्यात सेन और चांग काई शेक के नेतृत्व को भी इन्होंने देखा। साथियों, माओ जेडोंग ने चीन कम्युनिस्ट पार्टी 1935 से आजीवन इस पार्टी की नेतृत्व करता रहे, जो उनकी मुख्य राजनीतिक आधारशिला या शक्ति थी। इसके साथ ही वे पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के 1949 से 1959 तक चेयरमैन भी रहे। साथियों, माओ ने बड़े स्तर पर 1934 में लॉन्ग मार्च चलाया, जो कि चीन की एक पुनर्स्थापना का सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है। इसके साथ साथ ही माओ एक बड़े सिद्धांतकार थे। जैसा मैंने बताया, वे बहुत ही पढ़ने वाले एक चिंतक थे। उन्होंने जो सोवियत की दर्शन से संबंधित किताबें थी वो, कार्ल मार्क्स से संबंधित जो साहित्य था वो, और लेनिन से संबंधित जो साहित्य था उसका ट्रांसलेशन करके बड़े स्तर पर गहन अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपने स्तर पर अपने आइडिया से और जो रिवोल्यूशनरी एक्सपीरियंस और जो पीजेंट मूवमेंट का एक्सपीरियंस उन्होंने अचीव किया था, उसके अनुभव के आधार पर खुद का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत डेवलप किया और उसका यह कार्य विशेष रूप से ऑन प्रैक्टिस और ऑन कॉन्ट्रडिक्शन के नाम से ख्याति प्राप्त है। साथियों, माओ 1943 में जो साम्यवादी राजनीतिक दल का संगठन होता है, उस संगठन के सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन और ब्रांच पोलित ब्यूरो के चेयरमैन भी बने। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, जिसको पहले रेड गार्ड और रेड आर्मी के नाम से जाना जाता था, जो इस समय चेयरमैन माओ के नेतृत्व में थी या अधीन थी, उसके माध्यम से माओ ने चांग काई शेक के विरुद्ध विद्रोह किया और वो यहाँ से भागकर ताइवान द्वीप चले गए। 1 अक्टूबर 1949 का वह दिन, जिस दिन चीन एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित हुआ। साथियों, माओ की अगर मुख्य रचनाओं की बात करें, राइटिंग्स ऑफ माओ, तो सबसे महत्वपूर्ण अनेक कृतियाँ उन्होंने लिखी हैं, जिनमें से कुछ किताबों की अगर बात करें जिनको पढ़ने से माओ के चिंतन के बारे में हमें मालूम होता है। पहली है स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम्स ऑफ चाइनाज रिवोल्यूशनरी वार 1936। इसमें उन क्रांतिकारी युद्धों की और रणनीतियों की बात की गई है जो चीन की स्वतंत्रता में समस्याएं रही हैं, या एक स्वतंत्र देश को कैसे स्थापित किया जाए, इसकी तकनीक के बारे में उन्होंने लिखा है। ऑन कॉन्ट्राडिक्शन उनका खुद का आइडिया है जो 1937 में लिखा, जो मार्क्सिज्म लेनिनिज्म से चीन की पॉलिटिकल सिचुएशंस के हिसाब से जो एक साम्यवाद वो चीन में स्थापित करना चाहते थे, या हम कह सकते हैं चाइनीज़ फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म और चाइनीज़ फॉर्म ऑफ मार्क्सिज्म या सोशलिज्म, समाजवाद का चीनी प्रारूप या समाज साम्यवाद का चीनी प्रारूप। तीसरी महत्वपूर्ण कृति ऑन प्रोटेक्टरिस्ट वार 1938 है। चौथी महत्वपूर्ण कृति ऑन द न्यू स्टेज 1938 और इसके अलावा ऑन न्यू डेमोक्रेसी 1940। ये महत्वपूर्ण 5 कृतियाँ हैं। इनके अलावा भी माओ ने बहुत सी किताबें लिखी हैं। इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की है। इन सब के बाद हम माओ के थॉट्स के बारे में जानते हैं कि माओ के मुख्य विचार क्या थे। नंबर 1, पहला विचार था इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज। साथियों, जिस तरह से भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था नेहरू के माध्यम से और समतावादी समाजवाद की स्थापना की शुरू की गई, हालांकि वह आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सका और उसकी वजह से भारत की आज जो सामाजिक प्रगति की दशा है और आर्थिक प्रगति की दिशा और दशा है, वह दुर्दशा के रूप में हमारे सामने खड़ी है। चाइना में माओ के नेतृत्व में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल चेंज को सबसे महती भूमिका प्रदान की गई। आर्थिक समृद्धि को, इसका मतलब है कि कार्ल मार्क्स का जो मूल मंतव्य था वह इकोनॉमिक था। पूंजीपतियों के खिलाफ, उनके शोषण के खिलाफ, अन्याय और असमानता के खिलाफ सर्वहारा के माध्यम से वो जो बदलाव चाहते थे, मजदूरों के माध्यम से जो बदलाव चाहते थे, और उसके बाद एक आर्थिक समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे जो क्लास लेस सोसाइटी होगी। तो चाइना में
अधिकांश लोग नास्तिक हैं या बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में विश्वास करते हैं। नास्तिक का मतलब तार्किकता से है, विवेकशीलता से, बुद्धि में है, बुद्धि से है कि वो उसमें विश्वास करते हैं और इसी कारण आर्थिक प्रगति को उन्होंने प्राप्त कर लिया। और सोशल चेंज, जो सामाजिक कर्मकांड हैं, रीति रिवाज हैं, जिनकी वजह से व्यक्ति भारत में गरीब हो जाता है, ऐसे कर्मकांड को चाइना में बहुत कम तवज्जो दी गई है। दूसरा माओ का विचार है ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958, चाइनीज़ फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म। चीन की परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने किसानों के नेतृत्व में साम्यवाद की स्थापना की वकालत की और बड़े स्तर पर इस क्षेत्र में कार्य भी किया। हालांकि यह पूरी तरह से सफल नहीं हुआ और ग्रेट लीप फॉरवर्ड असफल होने के कारण ही माओ का तीसरा जो चिंतन था वह कल्चरल रिवॉल्यूशन का थॉट था। इस सांस्कृतिक क्रांति के माध्यम से माओ को जो असफलता ग्रेट लीप फॉरवर्ड में मिली उसको वह सफलता में कन्वर्ट करना चाहते थे और इसीलिए अपनी अथॉरिटी को रीअसर्ट करने के लिए उन्होंने कल्चरल रिवॉल्यूशन प्रोग्राम चलाया। सांस्कृतिक क्रांति के रूप में माओ ने चिंतन के बारे में, साहित्य के बारे में या 100 फ्लावर्स, 100 पुष्पों को खिलने दो, वो स्लोगन उसने दिया और अलग अलग आइडिया की बात कही। उसके बाद कल्चरल रिवॉल्यूशन के माध्यम से जो विद्रोही थे या जो रेबल था वो उनका अंत करने की कोशिश करने लगे और इस अंत में लगभग 1.5 बिलियन लोगों को मौत का सामना करना पड़ा। ये भी माओ का एक क्रांतिकारी कदम था, लेकिन विद्रोहियों को साम्यवादी दल के माध्यम से, पोलित ब्यूरो के माध्यम से और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का मिसयूज करके माओ ने अपनी सत्ता को स्थापित करने की कोशिश की, उसको वैलिडिटी दिलाने की कोशिश की। जो एक संस्कृति, चीनी लोगों का जो जीवन जीने का तरीका है और जो उसका प्रतिरोध कर रहे थे, उनको शांत करने का एक माध्यम था, अपना आइडिया स्थापित करने का माध्यम था। चौथा आइडिया है कंटिन्यूस रिवॉल्यूशन। माओ कहते हैं कि निरंतर क्रांति होनी चाहिए। एक बार आप सत्ता में परिवर्तन कर देते हो, ए के स्थान पर बी को सत्ता दे दी तो बी सत्ताधारी निरंकुश हो जाता है या वह जनहितों की अवहेलना करने लग जाता है तो हमें सी को लाना पड़ेगा, फिर डी को लाना पड़ेगा। तो माओ कहते हैं कि सतत क्रांति होनी चाहिए। जैसे भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल गई, लेकिन अंग्रेज़ों के जाने के बाद जिन लोगों ने भारत की सत्ता पर कब्जा कर लिया, आधिपत्य जमा लिया, एक ब्राह्मण बनिया कोम्बो ने सत्ता को अपने गले में डाल लिया या अजगर की तरह निगले हुए हैं, उस पर कुंडली मारकर बैठे हैं, उनके खिलाफ भी क्रांति होनी चाहिए। क्रांति कंटिन्यूस होनी चाहिए। या भगत सिंह भी कह रहा है कि हम नहीं चाहते ईसाइयों के स्थान पर सिख बैठ जाएं, हिंदू बैठ जाएं, मुस्लिम बैठ जाएं। हम चाहते हैं कि जो मास है, जो गरीब है, जो सरवारा है, उसको सत्ता की बागडोर मिलनी चाहिए। भारत में पिछले 75 सालों में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए हमें आज़ादी अंग्रेज़ों से नहीं चाहिए, हमें आज़ादी उन समाज के हुक्मनामों से चाहिए, उन धार्मिक फांसीवादी नेताओं से चाहिए, उन जातिवादी नेताओं से चाहिए, उन दलालों से, भड़ुओं से, भट्ट ब्राह्मणों से, बनिया से, पूंजीपतियों से, व्यापारियों से चाहिए, जो ब्यूरोक्रेट से चाहिए, धार्मिक उन्माद वाले नेताओं से चाहिए, जो कि आम जनता के हितों का नाम लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। तो यहाँ चाइना में भी माओ कह रहे हैं कि कंटिन्यूस रिवॉल्यूशन होगा, पीएलए के माध्यम से, कम्युनिस्ट पार्टी के माध्यम से सतत क्रांति होगी, क्योंकि कभी भी कुछ लोग आम जनता के विरुद्ध कार्य करने लग जाते हैं, इसलिए क्रांति की निरंतर आवश्यकता है। और नेक्स्ट विचार मास डेमोक्रेसी की वो बात कर रहे हैं। हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी को हम अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। हमने ब्रिटिश डेमोक्रेसी को अपनाया है या ब्रिटेन ने हमारे ऊपर ये लोकतंत्र थोपा है। हम अमेरिकन डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, इंडियन डेमोक्रेसी में हम बिलीव नहीं करते हैं। मास डेमोक्रेसी का मतलब डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक या फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी या चाइनीज़ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इसको कहा जा सकता है कि हर देश का अपना लोकतंत्र होता है, उस परिस्थितियों के अनुसार आपको लोकतंत्र अपनाना होगा। चीन ने भी एक लोकतंत्र को अपनाया है, लेकिन वह अमेरिकी गुलामी का लोकतंत्र या ब्रिटिश गुलामी का लोकतंत्र या इंडियन गुलामी का लोकतंत्र नहीं है, वह चाइनीज़ डेमोक्रेसी है। चाइना का वह लोकतंत्र है जो अपने अलग एक फॉर्म के रूप में डिज़ाइन किया गया है। तो जनता के लोकतंत्र की बात उन्होंने मास डेमोक्रेसी के रूप में कही है। माओइज्म, माओवाद की जो अवधारणा है
वो खुद माओ ने डेवलप की है। और माओ ने सोवियत लिटरेचर का, मार्क्सिज्म लिटरेचर का, लेनिज्म लिटरेचर का बड़े स्तर पर अध्ययन करने के बाद मार्क्सिज्म और लेनिज्म का एक मिक्स्ड कंपोजिशन अपनाया, जिसे माओइज्म के नाम से जाना जाता है। और इसी माओवाद के कारण चीन ने आर्थिक दुनिया में अपना आधिपत्य स्थापित किया है और आज वह दुनिया की विकसित और सुपर पावर इकोनॉमीज़ में शामिल है। इसके साथ साथ ही वह एक विकसित देश है, जिसका सब देशों को एक तरह से हम कह सकते हैं कि देश डर से रहे हैं उससे, या न चाहते हुए भी चीन से उनको व्यापार करना पड़ता है या दोस्ती करनी पड़ती है। तो ये माओ का चिंतन था, जिसकी वजह से माओ जेडोंग को द फाउंडर ऑफ द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है। ये था माओ जेडोंग का चिंतन। व्याख्यान सुनने और देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।